नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो लोकसभा चुनाव में भाजपा की कमान अब नए चेहरों के हाथ में होगी। जी हां, संगठनात्मक बदलाव के दौर में पार्टी ने 70% जिलों में जिला अध्यक्ष बदलने की तैयारी की है और जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है और नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए जिलों में भेजे गए पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ ही महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह को सौंपना भी शुरू कर दिया है। वहीं पर्यवेक्षकों को शनिवार तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी, यानी कि आज रिपोर्ट पेश करने का अंतिम दिन है और सभी पर्यवेक्षकों को भेजा गया था। हर एक जिले में रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। साथ ही अब ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरों पर जो बीजेपी है वो अपना दाव लगाती हुई नजर आएगी और 17% ऐसे जिले हैं जहां पर जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे और जिले में भेजे गए पर्यवेक्षकों ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार भी कर ली है और पर्यवेक्षक जो अपनी रिपोर्ट है वो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी को सौंप भी देंगे और आज आखिरी दिन है अपनी रिपोर्ट को सौंपने के लिए। तो आज देर शाम तक सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 70% जिले ऐसे हैं जहां जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे और नए चेहरों के हाथ में कमान सौंपी जा सकती है। इस खबर पर विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। देखिए विभांशु, मिशन 80 का लक्ष्य लिए भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो चुकी है, चुनावी मैदान में भी पूरी तत्परता दिखाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब जिलों की कमान नए अध्यक्षों के हाथों में होगी। किन किन का नाम सामने आ रहा है विभांशु? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में मिशन 80 के तहत चुनावी फार्मूला कहीं ना कहीं तय किया जा रहा है कि कैसे चुनाव लड़ना है। वहीं महाजन संपर्क अभियान के माध्यम से कहीं ना कहीं आम जनता के बीच जाकर बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियां बता रहे हैं। तो वहीं संगठन के विस्तार को लेकर आपने देखा था कि शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदों पर कहीं ना कहीं बीते दिन नामों का ऐलान हुआ। तो उसके ठीक बाद अब जिला स्तर के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान जल्द ही हो जाएगा। इसको लेकर अगर बात की जाए तो बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से हर एक जिलों के पर्यवेक्षक को नियुक्त करके जिलों में भेजा गया था, जो सर्वे किया है कि आखिर लोकप्रियता किसकी है, कौन जिलाध्यक्ष कैसा काम कर रहा है, महाजन संपर्क अभियान में किस तरह का जुटान जिलाध्यक्षों की अगुवाई में हुआ है। साथ ही साथ सांसदों की भी कहीं ना कहीं इसमें सक्रियता को देखा गया है और निष्क्रिय पदाधिकारियों पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हंटर चला रही है। और उसी क्रम में आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से लगभग 50 जिलों के जिला अध्यक्षों की बदलने की सिलसिला अब तेज हो चुका है। नाम बदलने का जो एक तरह से चर्चा है पार्टी के अंदर में वो तेज हो चुका है। बीजेपी कहीं ना कहीं देखे तो 1 जुलाई से अब 15 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के सभी पर्यवेक्षकों को इस चीज के लिए निर्देशित की थी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि जिन जिलों के जिलाध्यक्ष निष्क्रिय हैं उनकी रिपोर्ट कहीं ना कहीं प्रदेश के कार्यालय पर पर्यवेक्षक 15 जुलाई तक सौंपे। आज अगर बात की जाए बिल्कुल, देखिए विभांशु, आज एक आखिरी दिन है जब रिपोर्ट को सौंपने का आदेश दिया जा चुका है, यानी कि आज हर एक जिले के पर्यवेक्षक अपने रिपोर्ट को देर शाम तक सौंप सकते हैं। क्या उस पर विचार विमर्श करने के बाद जो नई लिस्ट है वो तैयार होगी जिलाध्यक्षों की? जी, आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे और रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह आगे की जो संगठन के पद है उस पर कहीं ना कहीं आखिरी मुहर लगाएंगे। आपको बताएं कि प्रदेश के अंदर में अगर बात की जाए तो एक पर्यवेक्षक जिस जिले में गया है उस जिलों में तमाम बड़े नेताओं को, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे जो लंबे अरसे से पार्टी से जुड़ा हुआ हो और एक कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक बेहतर तरीके से पूर्व में प्रचार किया हो और पार्टी के अंदर में वफादारी से काम कर रहा हो, ऐसे लोगों के नाम को लिस्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला के प्रदेश के प्रस्तावक लेकर और बंद लिफाफे में कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व को दिया है। अभी अगर बात की जाए आपके सवाल पे तो उत्तर प्रदेश के जिलाध्यक्षों के नामों का कहीं ना कहीं जिलों में चर्चाएं तेज है, मगर इसको लेकर जो उनकी बंद फाइल है वो कहीं ना कहीं अभी साफ नहीं हो पाई हो कि किन के नामों को लेकर पर्यवेक्षक कहीं ना कहीं उसकी किन नेताओं की
पैरवी करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए विभाषु 75 जिले हैं यूपी में, ऐसे में कुछ जिलों की जाहिर सी बात है कि पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट सौंप दी होगी, तो क्या माना जा रहा है कि किन किन जिलों के अध्यक्षों को बदला जा सकता है जो फिलहाल टॉप पर चल रहे हैं? जी, अगर बात की जाए मुस्कान, तो पूर्वांचल में खास करके और अवध क्षेत्र में खास करके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के नामों के बदलने का सिलसिला तेज है, क्योंकि पंचायत चुनाव के अंदर में जहां बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ है, वहां के जिलाध्यक्षों पर कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से हंटर चलते हुए नजर आएगा। साथ ही महाजन संपर्क अभियान में जिन जिलों में कहीं ना कहीं निष्क्रिय जिला अध्यक्ष की कार्यशैली देखने को मिली है, उन पर कहीं ना कहीं हंटर चलते हुए नजर आएगा। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज शाम तक का समय दिया गया है सभी पर्यवेक्षकों को कि वो सभी 75 जिलों की जो रिपोर्ट है उसको सौंपे, जिसके बाद नए जिलाध्यक्षों का भी ऐलान किया जा सकता है। तो वहीं आने वाले मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है और साथ ही साथ कांग्रेस भी पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। वहीं सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर अब चर्चा करने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर होने वाली है। तो कांग्रेस आज संसदीय रणनीति समूह पर एक बैठक करेगी और ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर की जाएगी। और बताया जा रहा है कि पहले ये बैठक 16 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन ये बैठक 17 और 18 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में कांग्रेस द्वारा बुलाई जा रही विपक्षी एकता बैठक से पहले ही अब हो जाएगी। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें मणिपुर हिंसा और बेरोजगारी भी शामिल है। तो मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस अब एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी और कांग्रेस संसदीय समिति की एक बैठक भी आज कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है और ये बैठक सोनिया गांधी के आवास पर होनी है और मॉनसून सत्र पर उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी के साथ ही जिस तरीके से राहुल गांधी की सजा फिलहाल बरकरार है उसको भी धार देने की कोशिश मॉनसून सत्र के दौरान कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। और उससे पहले आज एक ये बैठक होगी जहां कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, मॉनसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए आज सोनिया गांधी के आवास पर बड़ी बैठक होगी, जिसमें सत्र में कौन कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे इस पर भी चर्चा होगी। तो कौन कौन से मुद्दे हैं विवेक जिस पर आज गंभीरता से चर्चा होगी? देखिए, अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले तमाम ऐसी रणनीतियां कांग्रेस अपना रही है, जिससे केंद्र में काफी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाया जा सके। देखा जाए तो विपक्षी एकता की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होनी है, उससे ठीक पहले यानी आज कांग्रेस की बड़ी नेता सोनिया गांधी के आवास पर सभी कांग्रेस के बड़े नेता, उनके संसदीय कमेटी के लोग एकत्रित होंगे और बैठक करेंगे। इस बैठक में बेरोजगारी, महंगाई और जो मणिपुर में जो हिंसा जिस तरीके से लगातार पिछले 2 महीने से व्याप्त है, उसको लेकर चर्चा करेंगे कि मानसून सत्र में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए। देखा जाए कि अगर बात करें तो लगातार बेरोजगारी, महंगाई के अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती आ रही है और केंद्र में काफी सत्ताधारी पार्टी से सवाल करती आ रही है। और कांग्रेस ने ये लक्ष्य तय किया है कि मानसून सत्र के पहले दिन से केंद्र में काफी जो सत्ताधारी पर हमलावर होना है और बड़े मुद्दों को लेकर जो है वो सदन में बात रखनी है और सदन में उसका जवाब मांगना है। मणिपुर हिंसा, लेकिन देखिए मणिपुर हिंसा तो विवेक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस पर जाहिर सी बात है जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करती हुई नजर आएगी। लेकिन यूसीसी के मुद्दे को किस तरह से भुनाने का प्रयास करेगी कांग्रेस इस मॉनसून सत्र के दौरान? देखिए, यूसीसी के मुद्दे को अकेले कांग्रेस नहीं बना सकती है। अगर बात करें तो एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले से ही केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं और अगर बात करें तो 3 तलाक पे भी उन्होंने इस कानून की खिलाफत की थी और यूसीसी पर भी इस कानून की खिलाफत कर रहे थे। तो अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय ने यूसीसी के मुद्दे को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या फिर अगर बात करें तो सिख समुदाय
आए हो, सबने अपने अपने वक्तव्य जो है इस पे पेश किया है। और तमाम धर्मगुरु हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विधि आयोग को जो लेटर लिखा जा रहा है इसमें तमाम लोग अपनी राय दे और यूसीसी का विरोध करे। अगर बात करें तो यूसीसी के अलावा मणिपुर की हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरने का काम करेगी। और आज के इस बैठक में यही चर्चा होगी कि और कौन कौन से मजबूत मुद्दे हैं जिस पर केंद्र सरकार को घेरा जा सके इस मानसून सत्र में। देखिए विवेक, राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर जो सजा थी वो फिलहाल यूं ही बरकरार रखी गई है। इस मुद्दे पर भी क्या चर्चा होने की उम्मीद है? देखिए मुद्दा जो ये न्यायालय से जुड़ा मामला है, ये न्यायालय का आदेश है। पहले सूरत के एमपी कोर्ट ने ये उनकी 2 साल की सजा को 2 साल की सजा दी। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने 2 साल की सजा को बरकरार रखा, ये कहते हुए कि इनके ऊपर पहले से ही 10 मामले ऐसे चल रहे हैं। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये मामला आगे बढ़ेगा तो कांग्रेस इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देगी। हालांकि ये मुद्दा उनके साथ जुड़ा रहेगा क्योंकि ये मुद्दा अब न्यायालय से भी जुड़ गया है। लेकिन जहां तक बात है, लगातार कांग्रेस ये बात कर रही है कि ये द्वेष की राजनीति के बदले ये सारी चीजें हो रही है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान ही अडानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को घेरा था, इसके बाद से उनके खिलाफ ये राजनीति द्वेष के बदले की भावना से की गई है। तमाम ऐसे मुद्दे के अलावा ये मुद्दा जरूर रहेगा, लेकिन आम मुद्दा मणिपुर की हिंसा, तमाम तरह की और भी मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगार और जिस तरीके से विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, इसको भी लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो सकती है कि इन मुद्दे लेकिन को देखिए आधार बनाया विवेक, जाए। ये बैठक जो आज कांग्रेस करने जा रही है ये कई मायने में अहम हो जाती है क्योंकि विपक्षी दलों की जो बैठक होनी है उससे पहले आज ये बैठक होगी। और अगर हम विपक्षी दलों की बात करें तो आम आदमी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि अगर अध्यादेश के मुद्दे पर उन्हें कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलता है तो हो सकता है अगली जो बैठक हो रही है जो सोनिया गांधी और कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई है उसमें केजरीवाल ना शामिल हो। तो क्या आज इस बैठक में अध्यादेश पर भी चर्चा हो सकती है कि आम आदमी पार्टी का समर्थन किया जाए या फिर किस तरीके से आगे विचार विमर्श किया जाए? देखिए इस अध्यादेश पर कांग्रेस ने अपना रुख पहले से ही साफ कर दिया है और जो स्टैंड कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस ने लिया है, आला हाईकमान ने उस स्टैंड को बरकरार रखा है। पटना में जब बैठक आयोजित हुई थी तो आम आदमी पार्टी से कहा गया था कि केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी वहां मौजूद थे। दोनों ने साफ तौर पर कहा कि जब दिल्ली का सदन चलेगा इस हिसाब से वो बात होगी और जिस तरह से मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है इस मामले पर चर्चा होगी। तो इस पर यह बात कह के टाल दिया गया था कि अध्यादेश के बाद जब सदन चलेगा इस पे होगी। अभी फिलहाल विपक्षी एकता पे कायम रहते हैं। तो यहाँ तक अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो है अध्यादेश के खिलाफ जाकर आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी क्योंकि कांग्रेस को भी दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज कर रही है और काफी लंबे समय तक कांग्रेस दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज कर चुकी है, चाहे केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो। इसके बाद अगर बात बता दें तो 1952 से लेकर ये अधिकार केंद्र सरकार के पास रहा है। कांग्रेस शासित जब दिल्ली थी तो उस समय भी ये अधिकार केंद्र सरकार के पास ही रहा है। और अजय माकन ने सबसे पहले ये बात उठाई थी कि आखिर इसके पहले की सरकारों को मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं है तो आखिर अरविंद केजरीवाल को दिक्कत क्यों है। तो कांग्रेस अपने स्टैंड पे बरकरार रखेगी और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बात कर रही है कि वो शामिल नहीं होगी, ये उनका अपना एक स्टैंड है, लेकिन अपना स्टैंड कांग्रेस पहले ही क्लियर कर चुकी है इस मुद्दे पर। बिल्कुल, यानी कि विवेक आज माना जाए कि कांग्रेस की जिन भी मुद्दों पर चर्चा होगी वो मॉनसून सत्र से जुड़े ही मुद्दे हैं जिस पर आज कांग्रेस के सभी पदाधिकारी के साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद रहेंगे और चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही एटीएस ने हाल ही में संदिग्ध आतंकी सद्दाम शेख और रिजवान खान को गिरफ्तार किया है। इस समय दोनों को एटीएस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है जिसमें दोनों ने चौंकाने वाले कई खुलासे किए हैं। दरअसल आतंकी सद्दाम ने बताया है कि उसने धर्म परिवर्तन किया था और धर्म परिवर्तन से पहले उसका नाम था रंजीत सिंह। आगे उसने बताया कि साल 1999 में इसके साथ पढ़ने वाले दोस्त आसिफ के पिता के माध्यम से इसने मुस्लिम धर्म अपनाया था। साथ ही ये भी बताया कि वो पाकिस्तान
और कश्मीर के कई आतंकियों के संपर्क में भी था। तो गोंडा के तरबगंज से भागकर वो मुंबई भी पहुंचा था। साथ ही मुंबई में मुस्लिम परिवार ने रंजीत को शरण दी थी, जिसके बाद रंजीत ने अपना धर्म परिवर्तन किया और इस दौरान रंजीत की तरफ से ये भी खुलासा किया गया है कि वो कई आतंकियों के संपर्क में भी था। तो एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी सद्दाम शेख ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। पहले सद्दाम मुसलमान था और रंजीत सिंह उसका नाम था, लेकिन रंजीत सिंह ने अपना धर्म परिवर्तन किया, जिसके बाद उसने अपना नाम सद्दाम रखा और गोंडा के तरफगंज से भागकर वो मुंबई पहुंचा था। तब मुंबई पहुंचने के दौरान एक मुस्लिम परिवार ने रंजीत को शरण दी थी, जिसके बाद रंजीत ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो वही माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें कि साल 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्याकांड और मोहम्मदाबाद के मीर हसन हत्या के प्रयास के मामले में गैंग चार्ट में शामिल कर मोहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। अब गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। तो एमपीएमएलए कोर्ट आज अपना फैसला सुनाती हुई नजर आएगी। हत्या और हत्या के प्रयास के मामले पर आज एमपीएमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। तो देखिए, मुख्तार अंसारी पर विचाराधीन गैंगस्टर एक्ट के मामले पर यह फैसला जो है ये मंगलवार को ही आना था, लेकिन पीठासीन अधिकारी के छुट्टी होने पर अब इस मामले पर फैसला 15 जुलाई यानी कि आज के दिन आएगा। और मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट से जुड़ा हुआ एक मामला गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और इसी साल मोहम्मदाबाद थाने के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। उस समय मुख्तार अंसारी फिलहाल जेल में बंद था। हालांकि उसके ऊपर 2010 में 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया और दोनों ही मामलों को मिलाकर एक गैंग चार्ट बनाया गया। वहीं इसी मामले में सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश पांडे कर रहे हैं। पिछले महीने सुनवाई पूरी हो गई थी और 20 मई को ही इस पर फैसला आना था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। मंगलवार को अभियोजन और बचाव दोनों पक्ष को इस मामले में फैसले आने का इंतजार है। अब कोर्ट ने 15 जुलाई की तारीख यानी कि आज की तारीख तय की है और मुख्तार अंसारी पर हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में आज फैसला आएगा। तो देखिए, 2024 के चुनाव से पहले हर एक पार्टी में हलचल का दौर जारी है। कई गठबंधन हो रहा है तो कई गठबंधन टूट रहे हैं। इसी बीच सूत्रों के हवालों से एक बड़ी और अहम खबर लगातार हम तक पहुंच रही है और वो खबर कहीं ना कहीं राजनीति में बेहद ही चौंका देने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि यूपी की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है और यूपी की राजनीति में एक एक उठापटक भी सियासी गलियारे में हलचल मचा सकती है। ओपी राजभर ने अमित शाह से मुलाकात की है। ये सूत्रों के हवालों से खबर है कि ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। अमित शाह से हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। तो ओपी राजभर और अमित शाह के बीच मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवालों से लगातार हम तक पहुंच रही है। पूर्वांचल की सीटों के समीकरण को लेकर भी इस दौरान बातचीत की गई है और ये बड़ी और अहम खबर हो जाती है, क्योंकि ओपी राजभर का प्रभाव पूर्वांचल की कुछ सीटों पर काफी ज्यादा है और यही वजह है कि ओपी राजभर का साथ आना भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में कहीं ना कहीं थोड़ा फायदे का सौदा जैसा साबित हो सकता है। इस खबर पर विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम जानकारी और अपडेट के लिए देखिए विवेक, सूत्रों के हवालों से लगातार खबर हम तक पहुंच रही है कि ओपी राजभर के साथ आज गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। विवेक जी बिल्कुल, जैसा कि ये पहले से तय माना जा रहा था कि सुभाषपा एनडीए में शामिल होगी और बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात हुई है। इस दौरान उनके बेटे अरुण राजभर भी वहां मौजूद थे। अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से सियासी समीकरण जो है वो साधने की कोशिश हर पार्टियां कर रही है, हर पार्टी जो है एक सहयोगी चाहती है
और आम चुनाव ये पूरे देश का चुनाव है। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं और पूर्वांचल की कुछ सीटें ऐसी है जहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का अच्छा खासा प्रभाव है। उसको देखते हुए अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है और देखा जाए तो लगातार ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते रहे हैं और फीडबैक वो नेता आला हाईकमान को देते रहे हैं। अगर देखा जाए तो पूर्वांचल के समीकरण पे इस पे बात हुई है, सीटों के फार्मूले पे भी थोड़ी बहुत जिक्र हुआ है। तो बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा एक सीट सुभाषपा को दी जा सकती है और एक देखिए, लेकिन विवेक लगातार बैठकों का दौर जारी है। कभी अरविंद राजभर अगर हम बात करें तो डिप्टी सीएम से मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, तो कभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच बड़े नेताओं से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं। आखिर ये पेच कहां फंसा है जो सार्वजनिक गठबंधन की घोषणा नहीं की जा रही है अभी तक? देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले ही स्पष्ट कर दिया था जब प्राइम टीवी से बातचीत उन्होंने की थी तो साफ तौर पे कहा था कि 7 अक्टूबर को वो सार्वजनिक रूप से ऐलान करेंगे और जो उनका सहयोगी होगा उनके साथ उनके मंच पे खड़ा होगा। इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से सीटों का फॉर्मूला है, सुभाषपा कुछ और भी ज्यादा सीटों को चाहती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस हिसाब से काम करने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके पास अपना दल भी है, निषाद पार्टी भी है। उत्तर प्रदेश में कई सहयोगी दलों को मेंटेन करके रखना है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए बहुत सहयोगी दल का साथी है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसे में सबको साथ लेकर चलना है, उस हिसाब से सीटों का बंटवारा भी करना है। तो अब तक ये खबर निकल के आ रही है कि एक सीट सुभाषपा को मिलेगी लोकसभा चुनाव में या दूसरा भाजपा के सिंबल पर कोई एक प्रत्याशी सुभाषपा का चुनाव लड़ सकता है और जो कैबिनेट विस्तार होगा उत्तर प्रदेश का उसमें उनको जगह मिल सकती है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक। तो देखिए, यूपी सरकार ने अपना आदेश बदला है। यूपी सरकार ने अपना बड़ा आदेश बदला है आजम खान की सिक्योरिटी मामले को लेकर। यूपी सरकार ने अपना आदेश बदला है। आजम खान की सुरक्षा फिलहाल बरकरार रहेगी। कल ये फैसला आया था कि आजम खान की वाई सिक्योरिटी की जो सुरक्षा है उसे हटा दिया जाएगा, लेकिन यूपी सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए आजम खान को पहले से मिली सुरक्षा को बरकरार रहने के एक बार फिर से आदेश दिए हैं। आजम खान की सुरक्षा हटने को सपा ने मुद्दा बनाया था और लगातार समाजवादी पार्टी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब यूपी सरकार ने अपना फैसला बदला है। सरकार ने आजम की सुरक्षा पहले जैसे एक बार फिर से बहाल की है। वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा आजम खान को एक बार फिर से मिल गई है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव को ये बड़ा झटका भी लगा है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का स्क्वाड हटा दिया गया है। तो जहां एक तरफ आजम खान को मिली सुरक्षा को फिर से बहाल किया गया है, तो अपर्णा यादव को एक बड़ा झटका भी लगा है। बलवीर पुंज और मुकुल उपाध्यक्ष की सुरक्षा हटाई गई है। तो सपा नेताओं की सुरक्षा को लेकर 18 जुलाई को एक मीटिंग होनी है। सपा नेताओं की सुरक्षा को लेकर 18 जुलाई को एक अहम मीटिंग भी होनी है। राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक का फैसला। तो देखिए, यूपी सरकार ने अपना बड़ा आदेश बदला है। इस खबर पर विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, बीते दिनों आदेश आया था कि आजम खान के वाई सिक्योरिटी की सुरक्षा को हटा दिया जाए, लेकिन यूपी सरकार ने फिर से आदेश दिया है कि जो सुरक्षा है उसको बहाल किया जाए। 24 घंटे भी नहीं बीते थे, ऐसा क्या हो गया कि यूपी सरकार को अपना ही आदेश बदलना पड़ा? मुस्कान, आपको बता दें कि भारत सरकार ने पूर्व मंत्री आजम खान की वाई सिक्योरिटी सुरक्षा वापस लेने का अपना फैसला 24 घंटे के अंदर ही कहीं ना कहीं बदल दिया गया है। उनकी सुरक्षा अब बात की जाए तो यथायथ जैसे रहती है ठीक वैसे ही रहेगी। इस संबंध में अगर बात की जाए तो रामपुर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए थे कि आजम खान की वाई सिक्योरिटी अब 18 जुलाई को राज्य सरकार स्तरीय सुरक्षा समिति में बैठक लिया जाना था और अभी अगर बात की जाए तो इसको लेकर आदेश आ गया है कि रहेगी, मगर 18 तारीख को रामपुर पुलिस के तरफ से एक बड़ी बैठक, उसके बाद इस पर पूरी कहीं ना कहीं आदेश आएगा। अगर बात की जाए तो 3 माह पूर्व जब सुरक्षा समिति ने इस बात का निर्णय लिया था कि आजम खान जेल में थे और जमानत पर बाहर आने के बाद उनकी सुरक्षा वापस कर ली गई, उसके ठीक बाद अगर बात करें तो तमाम सियासी गलियारों में सवाल खड़े किए गए थे कि आजम खान एक बड़े नेता हैं, उसकी जान को खतरा है,
आए दिन वो अब उनकी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें रहती हैं, तो ऐसे में वो तमाम जगहों के अस्पताल के लिए जाते हैं, तमाम जगहों पर जाते हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिहाज से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ट्वीट किए और ऐसी कई सवाल खड़े किए, जिसके बाद आपको बताया कि 24 घंटे के अंदर ही ये कहीं ना कहीं आदेश बदलना पड़ा। उसी लेकिन देखिए विभांशु, बीजेपी नेता अपर्णा यादव की सुरक्षा में जो स्क्वाड को तैनात किया गया था उसको भी अब हटा दिया गया है। जी, आपको बता दें कि नोएडा निवासी और भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद बलवीर पुंज और भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री अपर्णा यादव की वाइस सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं उनके पुलिस स्क्वाड को वापस ले लिया गया है और कहा गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से कि कोई औचित्य न पाए जाने की वजह से ये ऐसे फैसले लिए गए हैं। तो आपको बताएं कि इसी क्रम में ऐसे प्रदेश के तमाम कई बड़े नेता हैं जिनकी सुरक्षा को और गनर को स्क्वाड को हटाया गया है और गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर से निर्देश आया है कि औचित्य न पाने की वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वे लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जाएंगे एमपी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। 5 और 6 अगस्त को मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे अखिलेश यादव। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव 5 और 6 यानी कि 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे और 5 अगस्त को कार्यकर्ता शिविर में भी शामिल होंगे अखिलेश यादव। 6 अगस्त को खजुराहो में रैली करेंगे अखिलेश यादव। तो मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव दौरे करते हुए नजर आएंगे। 2 दिवसीय दौरे पर वो जनता को संबोधित भी करेंगे और 5 और 6 अगस्त की वो तारीख होगी जब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। विभांशु इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में अखिलेश यादव एमपी में भी अपनी धाक जमाने के लिए 5 और 6 अगस्त को दौरा करते हुए नजर आएंगे। ये दौरा कहां कहां निर्धारित किया गया है और कौन कौन से कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव? मुस्कान, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तैयारियों में देखा जा रहा है कि लगातार दौरे कर रहे हैं, जुटे हुए हैं। बीते दिन महाराष्ट्र तेलंगाना के दौरे पर अखिलेश यादव गए थे और अब आगामी 5 और 6 अगस्त को एमपी के दौरे पे जाएंगे। एमपी के अंदर में विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पूरे नेक टू नेक परफॉर्मेंस देते हुए यानी कि आमना सामना का मुकाबला देखने को मिल रहा है। उसी दरमियान अगर बात की जाए तो पीडीए फार्मूला को लेकर अब मध्य प्रदेश अखिलेश यादव पहुंचे हुए हैं। वहां कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता शिविर सम्मेलन में शामिल होंगे, जो कि अगर बात की जाए तो 5 अगस्त को रखी गई है और 6 अगस्त को खजुराहो के अंदर में एक रैली को संबोधित करेंगे। खजुराहो अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से नजदीक है, तो आस पड़ोस के जो हमीरपुर, बांदा और तमाम क्षेत्र हैं, अगर बात की जाए बाह जैसे इलाके, तो इन तमाम क्षेत्रों से लोग भी उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश के तमाम नेता एकत्रित होंगे खजुराहो की जनसभा में। और 5 तारीख को प्रशिक्षण शिविर के अंदर में जो कार्यकर्ताओं का शिविर रखा गया उसमें अखिलेश 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पीडीए फार्मूला के तहत जैसे काम करना है, सपा का जो लक्ष्य। देखिए विभांशु, 5 और 6 अगस्त को अखिलेश यादव एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो जाहिर सी बात है उसका प्रभाव आसपास की सीटों पर भी पड़ेगा जब अखिलेश यादव अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो भले ही इनकी ये जो संबोधन है ये 2 जगह पर है, लेकिन आसपास की वो कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे अखिलेश? जाए तो मध्य प्रदेश का आखिरी जिला है खजुराहो। खजुराहो के अंदर में अगर बात की जाए तो खजुराहो, पन्ना, ये सब इलाके हैं वो कहीं ना कहीं देखें तो वहाँ SC/ST समाज के लोगों की तादाद ज्यादा है और पीडीए फार्मूला के तहत अखिलेश यादव एक नए विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं सपा को इन क्षेत्रों में रखेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम सटे जिले हैं जहां के तमाम नेताओं को साधने का प्रयास करेंगे। खजुराहो से अगर बात की जाए तो बांदा हो, हमीरपुर हो, बाह हो और वहां जुड़े तमाम ऐसे कानपुर देहात हो, ऐसे तमाम जो जिले हैं उसको कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से साधने का प्रयास करेंगे। अगर बात की जाए तो इस रैली के ठीक बाद अगर देखें तो अखिलेश यादव का उत्तराखंड दौरा भी है, तो कहीं ना कहीं पीडीए फार्मूले को लेकर अखिलेश यादव अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा दिलाने के उद्देश्य से लगातार बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
गोमती रिवर फ्रंट का श्रीनगर की झेलम की तर्ज पर होगा कायाकल्प। श्रीनगर की झेलम नदी की तर्ज पर कायाकल्प किया जाएगा। श्रीनगर से लौटे एलडीओ उपाध्यक्ष ने अब नई योजना बनाई है और योजना पर काम करना भी शुरू किया है। गोमती नगर के किनारे बनाई जाएगी स्मार्ट पार्किंग। श्रीनगर में स्मार्ट सिटी योजना से कई परियोजनाओं का काम चल रहा है, तो वहीं गोमती रिवर फ्रंट का कायाकल्प श्रीनगर की झेलम नदी की तर्ज पर किया जाएगा, जिसके लिए योजना भी बनाई जानी शुरू हो चुकी है। तो लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस नियामक आयोग के बने अध्यक्ष। रिटायर्ड आईएएस नियामक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये बड़ी और अहम खबर है, क्योंकि अरविंद कुमार विद्युत बने नियामक आयोग के अध्यक्ष। नियामक आयोग को नया अध्यक्ष मिला है अरविंद कुमार के रूप में। एसीएस ऊर्जा जैसे पदों पर काम भी कर चुके हैं अरविंद कुमार और कार्यभार भी संभाल चुके हैं। एसीएस ऊर्जा जैसे कई बड़े और अहम पदों का 1988 बैच के आईएएस अरविंद कुमार ने जीआईएस के सफल आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 35 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आया था, उसमें भी इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। तो सीनियर के कमरे में मिला युवती का शव। युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सीनियर के कमरे से युवती का शव बरामद किया गया है। उन्नाव की रहने वाली थी 20 वर्षीय सपना। कंपनी में काम करने वाले सीनियर यजुवेंद्र सिंह के कमरे में 20 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट चुकी है और युवती का शव सीनियर के कमरे से बरामद किया गया है। युवती ने की आत्महत्या, कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर का ये पूरा मामला है। अभिनेता अभिषेक बच्चन की हुई राजनीति में एंट्री। तो अभिषेक बच्चन की भी राजनीति में एंट्री हुई है। अभिषेक बच्चन प्रयागराज से लड़ सकते हैं चुनाव। प्रयागराज से लड़ सकते हैं अभिषेक बच्चन चुनाव। जी हां, एक और अभिनेता की राजनीति में एंट्री हुई है। इलाहाबाद संसदीय सीट से जूनियर बच्चन की चर्चाएं अब तेज हो चुकी है। इलाहाबाद में पिछले 2 दिनों से ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो अभिषेक बच्चन है वो प्रयागराज से चुनाव लड़ सकते हैं। सपा के टिकट पर जूनियर बच्चन के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं अभिषेक बच्चन। तो बर्खास्त लेखपाल से वसूले जाएंगे 30 करोड़ रुपए। बर्खास्त लेखपाल से 30 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। लेखपाल ने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े फर्जीवाड़े किए हैं, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि जो अमाउंट था वो वसूला जाएगा और प्रशासन ने वसूली के लिए एक खाका भी तैयार कर लिया है। लेखपाल से रिकवरी का सर्टिफिकेट भी किया जाएगा जारी। तो बर्खास्त लेखपाल से 30 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। तो लखनऊ में 8 ट्रेनों पर 17 जुलाई तक लगा ब्रेक। 8 ट्रेनों पर ब्रेक लगा है। 17 जुलाई तक इन ट्रेनों का संचालन नहीं होगा। बारिश की वजह से कई ट्रेनों का मार्ग भी बदला गया है, तो कुछ ट्रेनें जो हैं वो संचालित नहीं की जाएंगी और बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया है। अंबाला, मुरादाबाद और दिल्ली रूट की ट्रेनें फिलहाल ठप रहेंगी। 65,000 यात्रियों ने यात्रा को कर दिया रद्द। 65,000 यात्रियों ने अपनी यात्रा को भी रद्द कर दिया है। मुरादाबाद और दिल्ली की कई ट्रेनों को फिलहाल संचालित नहीं किया जाएगा। बनारस देहरादून एक्सप्रेस, देहरादून मुजफ्फरपुर ट्रेनों को रद्द किया गया है। बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है रेल मंत्रालय की तरफ से कि 8 ट्रेनें नहीं संचालित की जाएंगी 17 जुलाई तक। तो उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। उमेश पाल हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, पुलिस की चार्जशीट में ये बड़ा खुलासा किया गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जो हत्याकांड की साजिश में अतीक अहमद के बेटे भी शामिल थे। असद उमर अली के साथ दोनों नाबालिग बेटों के भी नाम चार्जशीट के दौरान सामने आई है। तो अतीक के तीनों बेटों के नाम अब चार्जशीट में शामिल हुए हैं। साथ ही 2 नाबालिग बेटों के भी नाम चार्जशीट में लिए गए हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है।